उसने फातिमा को तसल्ली दी और बाहर जाने लगी। रबी रखो, ये चादर ले लो, जब तक यहाँ हूँ ये तो करना ही होगा। फातिमा ने कहा। फातिमा प्लीज। रबी प्लीज। और फातिमा की खातिर इसे उतनी बड़ी चादर ओढ़नी पड़ी। खदीजा बेगम ने इसे बाहर जाते देख रसीद थमा दी और नजील ज्वेलर्स पर फातिमा का डायमंड सीट है। अट्ठालाना मार्केट में शॉप है। उसने रसीद पर्स में रख ली। हाल तुम अगर सोच रही हो कि सब जल्दी ठीक हो जाए तो ऐसा मुमकिन नहीं, महरूज ने कहा। वो उसकी तरफ पश्त किए लेटी थी, आंखों पर बाजू रखे सोने की एक्टिंग कर रही थी। वो अच्छी तरह जानता था वो मध्यम लैंप की रोशनी में बेड क्राउन से टेक लगाए उसकी पश्त को घूर रहा था। अभी तुम्हारा कोई असर नहीं करेगी, सही वक्त पर सब ठीक हो जाए। बस सब्र करो और इंतजार करो। मुझे यकीन है तुम्हारे मांग डेट के वसे में कमी आ जाएगी। वो इसे हौसला दे रहा था। मेरी बीवी बना तुम्हारी किस्मत में लिखा था, वरना मैं शादी रोज तक तुम्हारा नाम तक नहीं जानता था। फीस टू फीस कभी देखा तक नहीं था। हम हमसफर बन गए, शायद यही किस्मत है। वो खामोश थी। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। उसने हाथ बढ़ाकर अंगुलियां उसके बालों में फंसाई, मगर वो बेहस वो हरकत पड़ी रही। तुम ठीक हो, मैं भी गलत हूँ। लेकिन यार मेरी बचपन से आदत है, मुझे जो चीज पसंद आ जाए मैं इसे छोड़ नहीं सकता, जिद का पका हूँ। और तुम्हारे मामले में भी ऐसा ही हवा। इंसानों और चीजों में फर्क होता है। तुमने सिर्फ अपना सोचा, मेरे जज्बात का ना सोचते एक बार उस लड़की का सोच लेती जो मायूं बैठी थी। अब शादी ना होने पर लोग कितनी बातें बनाएंगे। मुझे अपनी गलती का इतराफ है, लेकिन तुम्हें अपना मान चुका था, छोड़ नहीं सकता था। महरूज उसके बिखरे हले से नजर चरा गया था। कितने दिन हो गए थे वो उसके हो शराब हसन से नजरें चरा रहा था। शादी के रोज से अब तक उसने दोबारा इसे छुआ भी नहीं था। आज फिर उसकी लापरवाही इसे बेईमान कर रही थी। जाल तो तुम फेंकती हो, बंदा किसी और तरफ देखने के काबिल नहीं रहता। वो उसके सरापे को देखते हुए बोला। रबी उसकी नजरों के में अपना हुलिया देख सकता गई और फौरन डूबता ढूंढने लगी। अब क्या फायदा, वो मुस्कुराया। वो गुस्ताखी पर आमादा था। उसने बचने की कोशिश की, मगर बच ना सकी। उसके शिकंजे में फड़फड़ा कर रह गई और वो गुस्ताखी का इर्तिकाब कर बैठा। उसकी बात का मफहूम घूम फिर कर वहीं पर आया जहां लाना चाहता था। वो आज फिर इसे काबू कर चुका था और वो सारे जतन करके भी निकलने में नाकाम रही। उसकी गिरफ्त मजबूत थी। सुबह नाश्ते की टेबल पर उसका चेहरा फिर सूजा हुआ था। आज रात भी वो खूब रोई थी। उसकी आंखें सूज गई थी। उसकी नजरों ने इसे देखा, फिर खाने में मसरूफ हो गया। वो जानता था कि उसकी नजर पड़ी तो तब जाएगी। आजकल राबिया बेटी की क्या मसरूफियात हैं? फेरोज बख्त महरूज के डेड ने पूछा। वो चाय में चमच हिलाती रुकी। मेरा दिल खुश करना। वो सरगोशी कर गया। उसने कहरबाज नजरों से देखा। उसका नाम राबिया नहीं रबी है। रबी का मतलब बहार। आरफा बेगम ने कहा। माशा अल्लाह, मैं इतने दिन से राबिया समझ रहा था। मैंने समझा सब प्यार से रबी कहते हैं। नहीं, उसका नाम ही रबी है, रबी अहमद। आरफा ने पूरा नाम बताया। रबी अहमद नहीं, रबी महरोज कहो। वो हंस कर बोले। मेरे नाम के साथ रबी अहमद ही सूट करता है। वो तल्खी से बोली। महरोज ने ठटक कर इसे देखा। वो दोनों भी हंसते हंसते चुप हो गए। लेकिन बेटा, हम तो असूल की बात कर रहे हैं।
शादी के बाद हर लड़की के नाम के साथ क्या सारे असूल मुझ पर ही लागू होते हैं? वो गुस्से से बोली। रवि, ये तुम किस लहजे में बात कर रही हो? महरोज अपनी जगह से खड़ा हो गया। वो अपने साथ उसका सलूक बर्दाश्त कर सकता था, मगर अपने माँ बाप से ऊंची आवाज में बात करने की इजाजत नहीं दे सकता था। अटसू के बेटा, वो सिर्फ बात कर रही है। फेरोज बख्त ने महरोज को चुप रहने का इशारा किया। बात करने का भी तरीका होता है। ये सबको अपना जैसा समझती है। नान सीरीज महरोज को काफी गुस्सा था। वो महरोज को नफरत से घरते हुए अटकर चली गई और वो दोनों महरोज को समझाने लगे। वो जिन हालात से गुजरी है, अब सीट होना जायज है। आप उसकी साइड ले रहे हैं, हालांकि उसकी गलती है। वो अगर अब सीट है तो दूसरों को क्यों कर रही है? बार बार उसकी गलती इसे याद करवा कर तुम इसे टार्चर कर रहे हो। उस तरह तो वो नफ्सियाती हवस जाएगी। उससे सख्ती बरत कर तुम अपने लिए मुश्किल पैदा कर रहे हो। उन्होंने साफ तौर पर समझाया। वो काफी देर उनकी बातें चुपचाप सुनता रहा। जाओ, वो परेशान होगी। उन्होंने कहा, सॉरी, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। ये चूचले फिर कभी हवस जाएंगे। वो बरीफ के सट्टाए बाहर निकल गया। वो दोनों भी चुप हो गए। हाल वो वॉशरूम से शावर लेकर निकली तो उसकी नजर बेड पर रखे डब्बे पर गई। उसने डब्बा उठा लिया। वो मोबाइल सेट था, न्यू डब्बा पैक। उस पर लिखा था मिस रबी, महरोज। उसने मुलाजमा को पकारा। जी बेगम साहबा, ये किसने भेजा है? छोटे साहब ने ऑफिस से ड्रायर आया था देने, आप नहा रही थी, मैंने बेड पर रख दिया। पिछले 2 दिन से उन दोनों में बातचीत बंद थी। वो तो पहले भी उससे बात नहीं करती थी। अब वो चुप था, कमरे में मुकम्मल खामोशी रहती, लेकिन वो उसकी उस इनायत को चुपचाप कबूल नहीं कर सकती थी। उसलिए बाहर गई, फोन डायरी से उसके अफ्स का नंबर डायल किया। हेलो, दूसरी तरफ से मसरूफ सी गंभीर आवाज सुनाई दी। ये आवाज वो पहले भी सुन चुकी थी। हेलो, खामोशी पाकर उसने दोबारा कहा। हेलो, मैं रबी अहमद बोल रही हूँ। उसने हमद से कहा, ओह अच्छा, मैं समझा फातिमा इलियास बात कर रही है। उसने चूट की। फातिमा तुम जैसों से बात करना पसंद नहीं करती, मगर रबी तो बात करना पसंद करती है। इंसान हूँ वरना कभी बात नहीं करती, मगर मुझे पता था तुम कितनी अल्लाह हो, तभी तो बात की थी मेरी जान। उसने मजे से कहा। उसके तन बदन में आग लग गई। उसने गुस्सा से फोन टेबल पर रख दिया और सर दोनों हाथों में गराए बैठी थी कि फोन फिर बजने लगा। उसने पहले तो इग्नोर किया, फिर उठा लिया। हेलो महरोज बख्त बात कर रहा हूँ। पता है दुनिया में एक ही कमजर्फ है। मेरी कमजर्फी को तुम नहीं जानोगी तो और कौन जानेगा? मेरी कमजर्फी के सब हथियारों से वाकिफ हो तुम। तुमने फोन भेजा है। क्यों? मैंने तो नहीं मांगा, लेकिन मुझे तो पता है तुम्हें किस किस चीज की जरूरत है, और फोन भी आजकल की जरूरियात में शामिल है। मेरी जरूरतें तो और भी बहुत सी हैं। किस किस चीज जरूरत को पूरा करोगे? उसने अजीब लहजे में कहा। तुम ऐसा करो, अपनी जरूरियात की लिस्ट बनाओ, फिर देखते हैं क्या पूरी कर सकता हूँ और क्या नहीं। तो लिखो। रवि ना जाने क्या सोच रही थी। वो इसे जज करना चाहती थी। गाड़ी ब्लैक से लोन हूँ यार, ब्लैक के बजाय व्हाइट से काम नहीं चल सकता। वो लिखते हुए बोला। नहीं, मैं पहले भी ब्लैक इस्तेमाल करती आई हूँ। सॉरी यार, डीलर आ गए। कुछ मैं लिस्ट का काम घर आकर करता हूँ। बस इतनी जल्दी बस नहीं। अभी तुमने मांगा ही क्या है, कुछ ऐसा मांगो
जिसे मांगने में तमही मजा आए और मुझे देने में खुशी। और हाँ, ड्राइंग रूम की ग्लास वाल का पर्दा हटा कर देखूं और फिर सोचूं और क्या मांगना है तमही। वहां ब्लैक कलर की न्यू गाड़ी खड़ी थी, लुश्कारे मारती मालूम होता है, अभी शोरूम से आई है। ये सब करके तुम मेरी नजर में कोई पसंद नहीं पा सकते महरोज बख्त, उसने नागवारी से कहा और पर्दे बराबर कर दिए। आज संडे होने के बावजूद वो लेट तक सोता रहा और वो अभी सो ही रहा था कि रवि ने गाड़ी की चाबी उठाई और बाहर नकुल गई। कहाँ जा रही हो बेटा? आरफा बेगम ने इसे बाहर जाते देखकर पूछा। मार्केट, वो के कर बाहर नकुल गई और थोड़ी देर में उसकी गाड़ी तेजी से गेट के रास्ते से निकली। आरफा बेगम को उस तेवरों से खतरे की बू आ रही थी। वो फौरन उसके बेडरूम की तरफ गई। महरोज अठो, क्या हवा माम? वो ठटक कर अट बैठा। रवि गाड़ी लेकर निकली है, बाहर मार्केट का की कर निकली है, पता नहीं कहाँ गई होगी। उसने इसे नंबर मलाया मगर रिसीव नहीं हुआ। रवि काल अट्ठाओ, उसने मैसेज सेंड किया मगर जवाब नहीं आया। काल अट्ठाओ वरना मुझे आना पड़ेगा तुम्हारे पीछे। उसने फिर मैसेज किया। कहाँ जा सकती है वो? वो खदीजा की तरफ गई होगी, आरफा ने कहा। वो उसके पीछे गया और आरफा बेगम परेशान इंतजार करने लगी। माजी, हम कहाँ जा रहे हैं? हसन ने कहा। मार्केट शॉपिंग करने। महरोज ने कहा, क्या शॉपिंग रह गई जनाब की? तुम्हारी होने वाली भाभी के लिए गिफ्ट लेना है। अच्छा, मैं भी कहूँ ऐसे? कौन सी शॉपिंग रह गई? हसन ने कहा, यही तो खास शॉपिंग है। महरोज ने शरारत से कहा, चल तू जाकर गिफ्ट खरीद, मैं तब तक टेलर से होकर आता हूँ, करता दिया था मैंने। हसन के कर गाड़ी से नकुल गया और महरोज दूसरी तरफ चल दिया। उसका रुख ओरेंजल ज्वेलर्स की तरफ था। वो फातिमा के लिए लॉकेट या अंगूठी लेना चाहता था। क्या आपके पास हर किस्म का स्टोन है? इस सर आपको कौन सा चाहिए? शॉपकीपर ने पूछा। कौन सा चाहिए? फातिमा का पसंदीदा कौन सा होगा? 1 मिनट बताता हूँ। उसने सेल निकालकर फातिमा का कल वाला नंबर डायल किया। जैसे ही नंबर डायल किया, शॉप से हिल की मध्यम आवाज आने लगी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया था कि थोड़े फासले पर खड़ी लड़की का सील बच रहा था। कॉल काट दी गई। उसने फिर डायल किया। उस बार उसने कॉल उठा ली। जी महरोज साहब, कहिए क्या बेचैनी लगी हुई है आपको? वो आहिस्तगी से बोली। देखिए फातिमा, मैं आपके लिए रंग पसंद कर रहा था, तो पूछना चाहता था कौन सा नग अच्छा लगेगा। डायमंड, नीलम, जमर्द या कोई और? नीलम, उसने मख्तसर कहा। डायमंड क्यों नहीं? डायमंड मैं खुद ले रही हूँ। ओके तो फिर नीलम। जी नीलम, वो जरा जोर देकर बोली और महरोज ने चौंक कर उस लड़की की तरफ देखा जिसके मुंह से नीलम सना। आप कहाँ हैं उस वक्त? उसने जानबूझकर बात बढ़ाई। शॉपिंग सेंटर में, उसने हंसकर कहा और फोन बंद कर दिया। महरोज हैरानी से इसे देख रहा था, जिसने स्टाइलिश सूट पर बड़ी सी चादर ली हुई थी, लेकिन उसे संभाली नहीं जा रही थी। कभी पल्लू सरक जाता, कभी कहीं से चादर ढल जाते। चेहरा छुपाने की कोशिश भी नाकाम थी। महरोज ने शक मिटाने के लिए एक बार फिर नंबर डायल किया और इसी का फोन बजा। वो हिका बका खड़ा था। वो तेजी से आगे बढ़ा, उससे पहले कुछ कहता। लड़की की चादर का कोना दरवाजे में अटका। उसकी चादर एक बार फिर ढल गई। उसने जल्दी से तस्वीर बना ली। क्या चीज पसंद करके गई हैं? उसने सेल्समैन से पूछा। जी डायमंड लॉकेट था। फातिमा खुद डायमंड ले रही थी, इसलिए मुझे मना कर दिया।
وہ اس کا نمبر بار بار ملانے پر مجبور ہو گیا۔ اس نے ایک بار پھر ملایا نمبر۔ جی کہیے، ربی نے مسکرا کر کہا۔ آپ فاطمہ ہی ہیں نا؟ آپ کو کوئی شک ہے؟ اس نے ہنسی دباتے ہوئے پوچھا۔ نہیں ایسے ہی، اس نے کہا۔ اگر شک ہے بھی کل مٹ جائے گا، سارے بھید کھل جائیں گے، بس کل کا انتظار کریں۔ ربی نے کہا اور فون بند کر دیا۔ مگر ایک بات سچ تھی، اسے لڑکی ایک جھلک میں ہی بہت پسند آئی تھی۔ کیا قیامت ڈھونڈی ہے؟ وہ دل ہی دل میں ماں کی پسند کو داد دینے لگا۔ حال ابھی ابھی گھر میں صوفی الیاس کی گاڑی داخل ہوئی تھی۔ اس لبے گیٹ ابھی کھلا تھا اور ربی کی گاڑی اندر آسانی سے آ گئی۔ بی بی جی، آپ کو گاڑی اندر لانے کی اجازت نہیں۔ چوکیدار لپک کر اس کی طرف آیا۔ تم نے میرے لیے گیٹ نہیں کھولا، میں خود اندر آئی ہوں۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ کہتی اندر چلی گئی۔ فاطمہ، اس نے سامنے صوفے پر کشن کو چڑھاتی فاطمہ کو پکارا۔ ربی۔ فاطمہ کھڑی ہوئی۔ فاطمہ، میں تم سے ملنے آئی ہوں، تم سے بات کرنا چاہتی ہوں، پلیز میرے دل پر رکھا بوجھ ہلکا کر دو۔ ربی روحان سی کہتی فاطمہ کے قریب آئی۔ میں تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ فاطمہ رخ موڑ گئی۔ پلیز فاطمہ، میں نے کچھ بھی جان بوجھ کر نہیں کیا، بس ایک مذاق کیا تھا، ایک شرارت کی تھی۔ باخدا میری اس میں کوئی پلاننگ نہیں تھی، میں ایسا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ نہ جانے کیسے مجھ سے غلطی ہو گئی، میری غلطی معاف کر دو۔ فاطمہ پلیز، میں تمہاری وہی ربی جس کی آواز سن کر ہی تم خوش ہو جاتی تھی، جس سے گھنٹوں باتیں کر کے بھی بور نہیں ہوتی تھی۔ آج میری غلطی پر منہ مت موڑو، میں معافی کی درخواست گار ہوں، میں بہت بری ہوں مگر تم تو اچھی ہو۔ ربی کہتے کہتے رو پڑی۔ فاطمہ نے پلٹ کر دیکھا، اس کے رخسار بھی بھیگے تھے۔ فاطمہ، تم اندر جاؤ، صوفی صاحب کی آواز آئی۔ ربی کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ فاطمہ کی اتنی جرأت نہیں تھی کہ حکم نہ مانتی۔ وہ اندر چلی گئی۔ فاطمہ رکو، ربی پیچھے لپکی۔ علامت واوین، آگے قدم مت بڑھاؤ، لڑکی تمہارا اس گھر میں داخلہ منع ہے۔ چوکیدار نے نہیں بتایا؟ میرا نام لڑکی نہیں ربی ہے، اور میں کوئی غیر نہیں، آپ کی بھانجی ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں تمہیں باہر چھوڑ کر آؤں، تم خود ہی چلی جاؤں۔ الیاس صاحب نے غصے سے کہا۔ جو غلطی مجھ سے ہوئی، آپ کی کسی بیٹی سے ہوتی تب بھی آپ اسے گھر سے نکال دیتے۔ اگر ایسی حرکت میری بیٹی کرتی تو اس کا گلا دبا کر اسے قبر میں اتار دیتا۔ یوں سوال جواب نہیں کرتا۔ مطلب آپ مجھے بیٹی نہیں، بھانجی ہی سمجھتے ہیں؟ اس سے بہتر تھا آپ مجھے قبر میں ہی اتار دیتے، ایسے نفرت کی مار تو نہ مارتے۔ وہ روتے ہوئے بولی، میری بیٹی تمہارے جیسی ناہنجار نہیں، دور ہو جاؤ میری نظروں سے۔ انہوں نے غصے سے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ آرام سے بات کریں صوفی صاحب، یہ کوئی غیر نہیں، ہمارے گھر کی بچی ہے۔ خدیجہ ممانی ربی کے سامنے آ گئی۔ خبردار خدیجہ، میری 4 بیٹیاں ہیں اور عزت سے گھر میں رہ رہی ہیں، اسے کہو جہاں سے آئی ہے وہیں چلی جائے، میرے ضبط کو نہ آزمائے۔ وہ غصے سے دھاڑے ربی۔ ربی، اس کے عقب سے مہروز کی آواز بھری، لے جاؤ اس کو یہاں سے۔ صوفی صاحب نے حقارت سے کہا۔ لینے ہی آیا ہوں صوفی صاحب، چھوڑنے نہیں آیا۔ مہروز نے آگے بڑھ کر ربی کا ہاتھ پکڑا۔ بیوی ہے تمہاری، دھیان رکھا کرو، کہاں آ جا رہی ہے؟ الیاس صاحب نے تانا دیا۔ جامع مسجد کے امام کے گھر آئی ہے، کسی کلب یا فحاشی کے اڈے پر نہیں گئی۔ جو آپ مجھے دھیان رکھنے کا تانا دے رہے ہیں، زبان سنبھال کر بات کرو لڑکے،
हमारा तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। आपकी बेटी से शादी करता तो वास्ता होता। आपकी भांजी से शादी की है तो वास्ता नहीं रहा, यही बताना चाहते हैं आप। उससे मैंने इज्जत से सारे खानदान के सामने बाकायदा निकाह किया है, कोई बगा कर नहीं ले गया। जो सब ने वास्ते खत्म कर दिए। उससे पहले जवाब में इलियास कुछ बोलते, वो रबी का हाथ पकड़े इसे खींचता हवा पलट गया। छोड़ो मुझे, मैं फातिमा से बात करके ही जाऊंगी। उसने छड़वाने की कोशिश की, मगर वो इसे खींचता हवा बाहर गाड़ी तक ले गया। फ्रंट डोर खोलकर इसे अंदर धुकेला और खुद ड्राइविंग सीट संभाली। साथ ही ड्राइवर को फोन कर दिया कि इलियास साहब के घर से गाड़ी ले आए। तुम क्यों आए हो? वो महरोज पर भड़की, अपनी बीवी की खबर रखने, उसका ध्यान रखने। ये सब क्या धरा तुम्हारा है? मेरे किए धरे का सबब तुम हो। काश मैं मर जाऊं। वो दुख से बोली, ई डोंट केयर, मैं दूसरी शादी कर लूंगा। उसने इसे छेड़ा और वो दोनों हाथों से चेहरा छपाए रोने लगी। बहुत दिन हो गए थे, रबी की तरफ से खामोशी थी, कोई शोर हंगामा नहीं था। पूरा दिन घर में गुजार देती। महरोज उसकी ये रोकी फीकी रूटीन नवट कर्ज का था। आज उसका इरादा कहीं बाहर उसके साथ जाने का था, पर कुछ ही देर में उसके चचा आसाम का फोन आ गया था। जो उन्हें अपने घर डिनर पर इनवाइट कर रहे थे। महरोज ने हामी भर ली। ओके बेटा, शाम 7 बजे तक पहुंच जाना। गांव का रास्ता खराब है। उन्होंने ताकीद करके फोन बंद कर दिया। उस वक्त 4 बज रहे थे। वो ऑफिस से सीधा घर आया। आरफा ने जल्दी आता देखते वजह पूछी। आज हमने गांव जाना है। आसाम चचा के घर डिनर पर उसने आरफा बेगम को बताया और सीढ़ी चढ़ने लगा। वो जब कमरे में आया तो वो रॉकिंग चेयर पर झूलती हुई नजर आई। इस्लाम वेलकम, तुम ठीक हो? वो सोफे पर बैठते हुए बोला, मुझे क्या होना है, बड़ी सख्त जान हूँ। मैं तुमसे कुछ कहने आया था। वो जानता था कि इसे साथ ले जाना किसी चोटी को सर करने बराबर होगा। मैं भी तुम्हारा इंतजार कर रही थी। महरोज चौंका, मुझे कहीं बाहर ले चलो, मेरा दिल घबरा रहा है। वो शिकस्तगी से बोली, क्यों, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी, या फिर डॉक्टर के पास ले चलो? वो उठकर करीब आया। डॉक्टर के पास नहीं, बल्कि कहीं ऐसी जगह ले चलो जहां मुझे मेरे अपनों की याद ना आए। बहुत याद आ रही है, थक गई हूँ। तो फिर उठो और तैयार हो जाओ। महरोज ने उसका हाथ पकड़कर इसे खड़ा किया और वो ना जाने किस कैफियत में थी। चुपचाप तैयार होने चली गई। मगर उसकी तैयारी बस कपड़े तब्दील किए और बालों में ब्रश करके आ गई। बस वो हैरान हवा। तो और किया? कोई मेकअप वगैरह, कोई ज्वेलरी? नहीं, मेरा मूड नहीं। लेकिन रवि, वो असरार करते करते रुका। ओके ठीक है चलो। वो खुद भी तैयार हो चुका था। महरोज सीढ़ियां उतर कर नीचे जा चुका था, लेकिन रवि वहीं रख गई। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी और थोड़ी देर बाद जब वो नीचे उतरी तो महरोज के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। वो ब्लैक कॉम्बिनेशन की लॉन्ग शर्ट और पाजामा पहने, मैचिंग की ज्वेलरी और लिपस्टिक लगाए बहुत खूबसूरत लग रही थी। थैंक्स। वो गाड़ी में बैठते कहने लगा, मैं देखना चाहती हूँ तुम्हारा कहा मानकर कैसा फील करती हो। तू कैसा फील हवा? सच पूछो तो कुछ भी नहीं कर रही उस वक्त, बल्कि बहुत दिन हो गए। फील करना छोड़ दिया, मुझे ऐसा लगता है। मेरा दिल बंद हो गया। अजीब है, हंसी आ गई। वरना खुद सोचो, कभी तुम्हारे कहने पर यूं तैयार हो सकती हूँ, या बना कहे ऐसे तुम्हारे साथ कहीं जा सकती हूँ। उसने बड़े आराम से महरोज की खुशी को मलियामिट कर दिया था।
اس نے स्टीयरिंग पर मक्का मारते हुए गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और वो बाहर देखने लगी। तकलीफ हुई सुनकर। हाँ हुई है। और मुझे जो इतने अरसे से हो रही है। दिन रात सुकून नहीं। सारी सारी रात जाग कर गुजारती हो और तुम सुकून से सोते हो। सोचती हूँ तुम्हें कब दर्द मिले, तुम भी जागो तब तुम्हें एहसास हो उस बोझ का जो मैं अपने ज़मीर पर लिए फिर रही हूँ। रवि, तुमने ख्वामख्वाह अपने आसाब पर तारी किया है। ये वरना जो हवा किस्मत थी, कब तक रोग लगा कर रखोगी। एक गिलास पानी पिला दूं, मुझे प्यास लगी है। वो टिश्यू से पसीना पूंछते हुए कहने लगी। वो परेशानी से अधर अधर देखने लगा। पानी कहाँ से मिल सकता है। थोड़े फासले पर पेट्रोल पंप था। महरोज गाड़ी से उतरकर पंप की तरफ गया और मिनरल वाटर ले आया। रवि, उसने गाल थपथपाया। ये लो पानी। उसने बोतल दी, वो पानी पी गई। आर यू ऑल राइट? हूँ, इट्स ऑल राइट। क्या हवा था। बस यूं ही दिल घबरा गया था गर्मी से। वो गाड़ी का शीशा नीचे करने लगी। क्या ये बेहतर नहीं हम डॉक्टर के पास जाएं? नहीं, अब ठीक हूँ। खाने के लिए कुछ लोगी? नहीं, अलबत्ता जहाँ जा रहे हो उनके लिए कुछ ले लो। महरोज चौंक गया।